हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में लगे होंगे और डेली एक सेट का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमारे चैनल पे आज बिहार एसएससी के रिलेटेड प्लेटफॉर्म के बुक से आज हम लोग टेस्ट सीरीज 10 का डिस्कशन करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पे 8 टेस्ट सीरीज तक का डिस्कशन कराया जा चुका है। जो नहीं देखे हैं जाके देखिए। इससे पहले भी वॉल्यूम 1 में जितना भी टेट सीरीज दिया हुआ था, वॉल्यूम 1 में टोटल 24 टेट सीरीज था, उसका डिस्कशन कराया जा चुका है। वॉल्यूम 1 का इससे पहले वॉल्यूम 2 का ये हम लोग टेट सीरीज 10 का डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले हमारे चैनल पे वॉल्यूम 2 का जो 9 टेट सीरीज है इसका डिस्कशन कराया जा चुका है। ये कौन सा ये वॉल्यूम का टेट सीरीज है, तो ये 2 नंबर वॉल्यूम का टेट सीरीज है। नहीं, ये दूसरा वॉल्यूम है उसका 10 नंबर टेस्ट सीरीज है। और इससे पहले हमारे ट्यूटोरियल के भी बुक से हमारे चैनल पे बहुत सारा वीडियो कराया गया है, उसका भी जाके आप लोग देखिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और आप लोग कमेंट जरूर करिए कि आरआरबी के लिए, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन के लिए, आरआरबी और एलपी या टेक्नीशियन जिसका आप लोग वे दोनों का क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो वो आप लोग किस बुक से इसका आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस बुक को कमेंट करिए। उस बुक से आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। या आप लोग कोई भी सब्जेक्ट का अगर मैराथन चाहते हैं तो उसका भी कमेंट करिए, उसका मैराथन वीडियो भी बनाया जाएगा। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है, उस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिए। और जो भी क्वेश्चन आप लोग को बोला जा रहा है इस क्वेश्चन को कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा या इसका क्या होगा, तो आप लोग उसको जरूर कमेंट करिए। क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे वीडियो पे, हमारे ही वीडियो में, पिछले किसी वीडियो में बताया गया है। तो उसको आप लोग जो देखे होंगे उसको जरूर कमेंट करेंगे। तो आप लोग डेली एक वीडियो जरूर देखिए और कमेंट जरूर करिए जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो चलिए आज हम लोग टेट से 10 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। नवंबर 2023 में किसने भारत के लिए फीडे ग्रैंड शीर्ष शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता? तो किसने जीता था? तो विदित गुजारी और आर वैशाली दोनों ने जीता था। ऑप्शन नंबर सी। जुलाई 2023 में भारतीय जो ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता था। अच्छा, अक्टूबर 2023 में अक्टूबर 2023 में रौनक साधवानी शतरंज अंडर 20 के विश्व चैंपियन का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो आर माधवन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में इंटरनेशनल जूरी पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? तो शेखर कपूर को चुना गया था। शेखर कपूर को अध्यक्ष चुना गया था। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो संतोष ट्रॉफी के जो 76वें संस्करण का आयोजन है ये कहाँ किया गया? तो रियाद में किया गया। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, मार्च 2023 के सऊदी अरब की राजधानी, ये सऊदी अरब की क्या है? ये सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। यहाँ पे मार्च 2023 में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन किया गया। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण को किसने जीता था? तो इस ट्रॉफी को किसके द्वारा जीता गया था? तो कर्नाटक ने मेघालय को हराकर जीता था। संतोष ट्रॉफी कौन, 76वें संतोष ट्रॉफी किसके द्वारा जीता गया था? तो कर्नाटक के द्वारा जीता गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। वैसे संतोष ट्रॉफी जो है स्टेट, ये किससे संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी एक स्टेट लेवल का जो खेल है, ये किससे संबंधित है? तो ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
फोर 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है? तो ईरान जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो साउथ एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और सार्क का मुख्यालय पूछे तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। कहाँ है? तो काठमांडू में है। अच्छा, सार्क की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना पूछे तो 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। और सार्क देश के सदस्य कौन कौन से हैं? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। अच्छा, सार्क का जो प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सार्क का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था 1985 में, कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरा चौरी की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, चौरी चौरी की घटना जो है ये कब हुआ था? तो चौरी चौरा की जो घटना है ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और महात्मा गांधी जो थे ये इसी चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को क्या ले लिए थे? तो वापस ले लिए थे। अच्छा, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय कब लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय जो है ये 12 फरवरी 1922 को जो बरदौली में कांग्रेस की बैठक हुई थी उसमें इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा है कि कब इसके स्थगित करने का निर्णय किया गया था? तो 12 फरवरी 1922 को कानपुर में क्या हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहीं पे इसका फैसला लिया गया था। चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया? तो कौन सा बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया? तो कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल। अच्छा, कांडला जो बंदरगाह है कैसा बंदरगाह है? तो यह एक ज्वारीय और प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है ये? तो यह एक ज्वारीय और प्राकृतिक बंदरगाह है। अच्छा, भारत के पूर्वी तट पर स्थित है जो तूतुकुड़ी बंदरगाह, वो कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत का एकमात्र नौसेना विमान संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो नौसेना का जो विमान संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, नौसेना का जो विमान संग्रहालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका उद्घाटन किया गया था 1998 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले पहले भारतीय कौन बन गए? तो पहले भारतीय कौन बन गए थे? तो सेल्वा प्रभु तिरुवनंतम, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अंडर 20 एथलीट में 2 पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे तो ये रूपल चौधरी बने थे, जो अंडर 20 में एथलीट में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 दिया है, ऑस्कर पुरस्कार समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मैट्रिक है। इसमें विचार करना है कि ये सही कथन है कि गलत कथन है। तो ये सही है। अच्छा, इसके मूर्तिकार जो है ये जॉर्ज स्टेलिन है, ये भी सही है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, जो ये ऑस्कर अवार्ड जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर अवार्ड जो है ये विश्व फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये किसका है? तो ये फिल्म जगत का जो है ये सर्वोच्च पुरस्कार है।
अच्छा, इसकी शुरुआत ऑस्कर पुरस्कार देने की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी देने की शुरुआत हुई थी 1929 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, ऑस्कर ट्रॉफी की अगर ऊंचाई पूछे तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई होती है, अगर हाइट पूछे तो 30.5 इंच होती है। अच्छा, अगर इसका वजन पूछे, इसका वेट कितना होता है? तो इसका वेट अगर पूछे तो आपको 8.5 पाउंड होता है। चलिए, अच्छा, ऑस्कर पुरस्कार नामित जो है प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो मदर इंडिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया? तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को मांस रहित दिवस माना नॉन वेज डे घोषित किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 10 कुमार चरित्र किसने रची थी? तो 10 कुमार चरित्र है ये दांडी ने रची थी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, दांडी जो है ये पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के दरबार में रहता था और दांडी के द्वारा ही काव्यदर्श की रचना की गई थी। वर्णभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे और इन्होंने कदामनी हर्षचरित की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। उबेर कप किस खेल में दिया जाता है? तो उबेर कप है ये महिला बैडमिंटन में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, बैडमिंटन कप से संबंधित और कौन कौन सा खेल है? तो अग्रवाल कप है, अमृत दीवान कप है, चड्ढा कप है, सोफिया कप है, सामत कप है, यूनिसेफ कप है। अच्छा, फुटबॉल से संबंधित कप है, कौन सा है? तो बीसी गुप्ता ट्रॉफी है, विलियम जोन्स कप है, फेडरेशन कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से डैश अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को 3 श्रेणियां है, कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अच्छा, मंत्रिपरिषद क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। मंत्रिपरिषद जो है ये क्या है? एक ये संवैधानिक निकाय है। और इसको कितना अनुच्छेद में इसकी चर्चा किया गया है? तो अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के बारे में अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सोलोआन बुल्लू किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है? तो सोलोआन बुल्लू है ये सुब्रत भट्टाचार्य की आत्मकथा की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, भारतीय फुटबॉल जो है सुब्रत भट्टाचार्य को बुल्लू दा के भी नाम से जाना जाता है और सुब्रत जो भट्टा है ये मोहन बगान जो है फुटबॉल क्लब से खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादक संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो लिथियम जो संयंत्र है पहले इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? तो तिरुपति में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, तिरुपति कहाँ है? तो तिरुपति है ये आंध्र प्रदेश में है। लिथियम जो सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो लिथियम सेल का प्रयोग है ये शुष्क सेल में किया जाता है। किस में किया जाता है? तो ये शुष्क सेल में किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 30 नंबर 1 क्वेश्चन नंबर है, बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो किस क्षेत्र में किया था? तो अवध में किया था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अवध में जो स्वायत्त राज्य का संस्थापक सदाकत खां को माना जाता है। अच्छा, अवध किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो अवध जो है किसान सभा का गठन अगर पूछे तो कब किया गया था? तो अवध किसान सभा का गठन किया 17 अक्टूबर 1920 को किया गया था।
अच्छा, अवध किसान सभा के नेताओं ने बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में 1920 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा से नाता तोड़कर अवध किसान सभा का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, डैश साम्राज्य के शासक थे। ये किस कौन से साम्राज्य के शासक थे? तो गोंड साम्राज्य के शासक थे, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, शशांक जो है ये सौर धर्म के अनुयायी था और इसने बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था। हर्षवर्धन ने कनौज पर अधिकार कर उसे अपने राजधानी बनाया था और हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासकों के लिए लोकपाल शब्द आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? तो किसने किया था? तो बाघा जनित ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, बाघा जनित जो है युगांतर पार्टी के मुख्य नेता थे और युगांतर पार्टी जो है ये बंगाल में क्रांतिकारियों का क्या था? प्रमुख संगठन था। ये कौन से पार्टी से थे? तो ये युगांतर पार्टी से थे और युगांतर पार्टी जो था ये कहाँ की थी? तो ये मूल रूप से ये पार्टी जो है ये बंगाल में सक्रिय थी। अच्छा, प्रफुल्ल चौकी खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर जिले में जज किंग्सडैम की हत्या का प्रयत्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। पहला मुगल बादशाह कौन था? तो पहला मुगल बादशाह कौन था? तो बाबर था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर जो है बाबर का भारत पर विद्रोह किया था। ये प्रथम आक्रमण कब किया था? तो 1519 में यूसुफजाई जनजातियों के विरुद्ध में किया था। अच्छा, तुजुक ए बाबरी में भारत में जो है सिंचाई की व्यवस्था के लिए नहरों के अभाव का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। चोतियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला डैश पर्व है। तो चोतियागिरी बिहार जो है ये सांची में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसमें बौद्ध त्यौहार मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, चौतियागृह जो बिहार है ये त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये नवंबर के महीनों में मनाया जाता है। कौन से महीनों में मनाया जाता है? तो नवंबर के महीना में मनाया जाता है। और यह चौतियागृह जो बिहार महोत्सव है बौद्ध भिक्षुक सारिपुत्र और महागुल्यान के अवशेष देखने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है? तो उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? तो धून यात्रा है, ऑप्शन नंबर बी। धून यात्रा जो महोत्सव है ये विश्व का सबसे बड़ा खुला थिएटर माना जाता है और धून यात्रा में जो है भगवान कृष्ण और उनके जो मामा थे राजा कंस के कथा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 103वें संविधान संशोधन को वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? इस केस के लिए भारत के उच्च न्यायालय को संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे, ये सही है। इस बेंच में तीन दो बहुमत के साथ ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बराबर किया गया नहीं। इसमें कितना के आरक्षण के साथ किया गया था? तो इसमें ये दो के बहुमत से हुआ था, या 3-2 दिया है, इसमें कितना थे? तो 2-2 के बहुमत के साथ हुआ था। तो उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संविधान संशोधन वैध है, हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, ये भी सही है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए और सी। तो ऑप्शन डी नंबर क्या है इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तसोगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तसोगमो जो झील है ये सिक्किम राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। तसोगमो झील को चांगू झील के नाम से भी जाना जाता है। सिक्किम के जो महत्वपूर्ण झील है तसोगमन झील, मेनचेलो झील, कृतिका झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व
में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना है ये 1955 ईस्वी में की गई। ऑप्शन नंबर बी। जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, ये पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इंपीरियल बैंक की जो है ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मिला के इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। इसमें कौन कौन से? तो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 ईस्वी में हुआ था, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 ईस्वी में हुआ था, और बैंक ऑफ मद्रास की जो स्थापना 1843 में हुआ था। और ये तीनों बैंकों को मिला के प्रेसिडेंशियल बैंक की स्थापना या तीनों बैंक जो इसमें तीनों जो प्रेसिडेंसी बैंक हैं इनकी जो है 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर उसका नाम एसबीआई कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1955 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो कौन सी कार्यक्रम थी? तो यूएसआर। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, भारत में जो है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में योजना आयोग की अगर स्थापना पूछे तो कब की गई थी? तो 15 मार्च 1950 को की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये 1951 ईस्वी में 1951 में आरंभ हुई थी। 1 जनवरी, ये भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आज़ाद हिंद जो रास बिहारी बोस की प्रेरणा से कैप्टन मोहनदास ने आईएनए की प्रथम डिवीजन की स्थापना की थी, और 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन किया गया था। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस जो है सिंगापुर पहुंचे, और इन्होंने 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का इन्हें सेनापति कब घोषित किया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कब किया गया था? तो 4 जुलाई 1943 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? तो पूर्ण स्वराज की जो प्राप्ति की घोषणा जो है ये राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1929 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, 1929 में जो लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को पारित किया गया था। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ने भारतीय स्वतंत्रता प्रतीक जो है ये तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज, वंदे भारत और इनकलाब जिंदाबाद के बीच नारे लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो कौन लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लिया था। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, कुशासन के आधार पर 1856 में अवध को लॉर्ड डलहौजी जो है ये अवध को कब लिया था? तो 1856 में लिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1856 में अवध को लिया था कुशासन का आरोप लगा के। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो व्यापक सिद्धांत को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। अच्छा, कुशासन के आधार पर मैसूर के साथ कुर्ग, कछारा की रियासतों भी 1930 ईस्वी में विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44।
निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करने वाला अपना राजधानी कौन था? तो मीर कासिम था, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, खुर्शीद कुली खान ने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया था। सिराजुद्दौला के साथ 23 जून 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध किया था और इसी में मीर कासिम को यूरोपीय मॉडल पर अपनी नेता का दृढ़ीकरण किया, तोप तथा बंदूक तथा कारखाने की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, बॉक्साइट जो है ये क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है और बॉक्साइट के उत्पादन एवं भंडारण में उड़ीसा का क्या है? तो प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किस देश के संविधान में भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया को अपनाया गया है? तो किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो जापान के संविधान से अपनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता आदि को अपनाया गया है। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति को अपनाया गया है। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायिक न्यायालय की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग आदि लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो समावर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं संयुक्त अधिवेशन जो है ये भारतीय संविधान में लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन लागू किया जा सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 34 के तहत लागू किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मार्शल लॉ कहते हैं। और मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियों में जैसे युद्ध, अशांति, दंगे या कानून के उल्लंघन आदि के समय लागू किया जाता है। और मार्शल लॉ को भारतीय संविधान में व्याख्या नहीं की गई, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ यहाँ पे क्या है? तो सैन्य शासन है। और सैन्य शासन का ही इसका क्या है? तो इसका संबंध जो है ये मार्शल लॉ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो कौन सी रानी ने किया था? तो चांद बीबी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, चांद बीबी ने इनका विद्रोह कब किया था? तो चांद बीबी ने इनका विद्रोह है ये 1599 में विद्रोह किया था। मलिक अंबर अहमदनगर का प्रधानमंत्री ने जहांगीर का विरोध किया था। अहमदनगर को शाहजहां ने 1636 में मुगल साम्राज्य में विलय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। श्रीलंका में गृह युद्ध कब हुआ? तो श्रीलंका में जो गृह युद्ध है ये 2009 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, श्रीलंका में जो गृह युद्ध को श्रीलंका के द्वीपीय देशों में जुलाई 1983 से मई 2009 तक युद्ध हुआ था। और श्रीलंका सरकार तथा सिंहली और तमिल नागरिकों के बीच संघर्ष को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईगल को कहा जाता है। श्रीलंका को यूरोपीय व्यापारी जो है ये पूरब का मोती या स्वर्ग वाटिका के भौगोलिक उपनाम दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध और ताइपिंग विद्रोह ये सभी किस देश से संबंधित हैं? तो ये सभी जो है ये चीन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। अर्थात प्रथम अफीम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? तो ये चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। और 29 अगस्त 1942 को चीन और ब्रिटेन के मध्य जो है ये नानकिंग की संधि हुई और प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ था? समाप्ति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन है, पेसो किस देश की मुद्रा है? तो पेसो जो है ये अर्जेंटीना देश की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर
डी। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो ये कई बार अभी तक क्वेश्चन में आया होगा। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो ब्यूनस आयर्स है। ब्यूनस आयर्स जो है ये क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय स्थल कहा जाता है। और ब्राजीलियाई जो रियाल है ये क्या है? ब्राजील की मुद्रा है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा जो है ये रौड है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रौड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को गुरुमुख लिपि की प्रारंभ की थी? तो कौन से सिख गुरु थे जो गुरुमुख लिपि की आरंभ किए थे? तो गुरु अंगद ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, गुरुमुख लिपि जो है ये पंजाबी भाषा में प्रयुक्त होने वाली एक लिपि है। और सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिबा की रचना गुरुमुख लिपि में की गई है। अच्छा, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक जो थे इनके प्रथम गुरु को है। और गुरु नानक के अनुयायी क्या कहलाए थे? सिख कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य जिसने पंचायती चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया था? तो कौन सा राज्य किया है? तो राजस्थान किया है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसके प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान विधानमंडल जो है ये पंचायती राज अधिनियम 2015 लाया था। कब लाया था? तो 2015 आया था। इसमें क्या था कि पंजाब को प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए जिला परिषद या पंचायती समिति के लिए 10वीं पास होना चाहिए। सरपंच एवं अन्य के लिए 8वीं पास होना चाहिए। और वहीं प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है जिनके घर में क्या हो? शौचालय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? तो बिहार सरकार की जो संबल योजना है ये दिव्यांग जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, संबल योजना के अंतर्गत 40% या उससे अधिक गंभीरता के जरूरतमंद व्यक्तियों को आवश्यक कृत्रिम अंग या विशेष उपकरण, शिक्षा, स्वरोजगार, ऋण प्रमाण पत्र आदि दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन का चुनाव करना है। पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य संबंधित आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता तथा सम्मान थे। ये भी सही है। पंचवर्षीय सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजनाओं में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। ये भी सही है। तो कौन सा कथन असत्य है? नहीं तो ए असत्य, नहीं तो बी असत्य। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है। निम्नलिखित में से किस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है? तो जिन्हें कितनी वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है? तो 18 वर्ष की आयु के जो सभी आदमी होंगे वो क्या होते हैं? तो ये आम सभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ग्राम सभा में 18 वर्ष के आयु प्राप्त व्यक्ति सदस्य होते हैं जिसका नाम वहां के मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। ग्राम सभा के कार्यकारिणी समिति को ग्राम पंचायतें के रूप में जाना जाता है जिसमें ग्राम सभा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो विकास केंद्र उपागम है ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि था ये कब तक था? तो 1969 से 1974 तक था। और इसके अंतर्गत समाधान, संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्ष्य समूह उपागम, प्रोत्साहित दृष्टिकोण आदि विकास केंद्र उपागम के प्रमुख घटक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? तो किस भाग में किया गया है? तो भाग 9 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद है ये 243 क से 243 य तक शामिल है।
और भारतीय संविधान का जो भाग 6 है भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, और भाग जो 9(1) है ये नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 2 की योजना को किसने अपनी मंजूरी दी थी? तो किसने मंजूरी दी थी? तो भारत सरकार ने मंजूरी दी थी, ऑप्शन नंबर ए। दिक्कू पर्वतीय दर्रा, ये जो हरित ऊर्जा कॉरिडोर की जो दूसरी चरण की योजना है भारत सरकार ने मंजूरी दी थी, और भारत सरकार ने अंतरराज्यीय पोषण प्रणाली के लिए यह मंजूरी दी थी, और इस योजना में 7 राज्यों को लाभ होगा। कितना राज्यों को लाभ होगा? तो इसमें 7 राज्यों को लाभ होगा। ये राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो कौन करता है? तो दिफू दर्रा करता है, ऑप्शन नंबर ए। दिफू दर्रा है, ये कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश का जो है ये नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम और तिब्बत के मार्ग पर स्थित है। और नाथुला दर्रा खोलने के बाद भारत और चीन के बीच क्या हुआ? तो व्यापार में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन। हम लोग डायरेक्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। 74वें संविधान संशोधन 1978 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो कौन सा अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो अनुच्छेद 301 को प्रभावित किया है, ऑप्शन नंबर डी। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार बनाया गया था। और इस संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा के विधान अवधि को जो 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। और इसी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 300 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। स्वतंत्र भारत का पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया? तो दामोदर नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। दामोदर घाटी निगम जो है स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत है ये 7 जुलाई 1948 को किया गया। नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य होता है यह किसी नदी घाटी के अंतर्गत जल और थल का मानव हितार्थपूर्ण उपयोग होता है। और भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान कब लागू हुआ? यह वह तिथि है जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में कितने को मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। तो ये कब लागू हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को लागू हुआ था। इसकी मुख्यालय जो है ये WHO का, इसी को WHO कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में इसके कितने सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में WHO के सदस्यों की संख्या 194 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। कामते नमचा बड़वा गुलवा मंथवा निम्नलिखित में से किसके नाम हैं? तो ये सब किसके नाम हैं? तो ये हिमालय के पर्वतीय चोटी के नाम है, ऑप्शन नंबर डी। हिमालय का जो विस्तार है ये भारत में उत्तर पश्चिम सिंध से लेकर दक्षिण पूर्व ब्रह्मपुत्र की ओर तक पाया जाता है। और हिमालय जो है ये युवा और बनावट की दृष्टि से क्या है? तो बलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
95। दीधा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 1980 से 880 से 1003 तक शासन किया था? तो किसने किया था? तो कश्मीर में किया था, ऑप्शन नंबर बी। 980 में उत्पल वंश की जो रानी थी दीधा क्या थी? एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। और उत्पल वंश की स्थापना जो है अवंती वर्मन, संस्थापक कौन था? तो उत्पल वंश का जो संस्थापक था ये अवंती वर्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन क्या है? सभी ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस द्वारा होने वाले जो वैश्विक तापमान में लगभग 60% के लिए कौन जिम्मेदार है? तो 60% के लिए अकेले कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, ये अकेले ये 60% की जिम्मेदार है। हरित गृह के प्रभाव के लिए मीथेन का योगदान 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। N2 और O2 जो है नाइट्रस ऑक्साइड है, ये किसके द्वारा है? तो ये Kc जो है Kf के बराबर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस ए जो है ये विषाणुओं के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, हेपेटाइटिस जो है ये किसको प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस जो है ये यकृत को प्रभावित करता है। अच्छा, फंजाई से होने वाले रोग जो हैं ये रिंग वार्म है, एथलीट फूड आदि है। अब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से? तो मलेरिया है, काला जार है, निर्दालु अवधि है। वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से? खांसी है, जुखाम है, इन्फ्लुएंजा है, चिकन पॉक्स है। बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन कौन से? टाइफाइड बुखार है, हैजा है, टिटनेस है, क्षय रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। प्लंक नियतांक का मान जूल पर सेकंड में होता है। तो प्लंक नियतांक का मान जूल पर सेकंड में कितना होता है? तो 6.626 इंटू 10 के पावर माइनस 34, ऑप्शन जूल पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, प्लैंक ने क्वांटम का सिद्धांत दिया था और क्वांटम में ऊर्जा का समीकरण क्या होता है? तो E इज इक्वल टू एच इंटू भी, जहाँ एच क्या है? तो प्लैंक स्थिरांक है और भी क्या है? तो विरणों की कंपनावृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लॉर्ड कहते हैं? तो ब्लैक लॉर्ड किसे कहते हैं? तो ब्लैक लॉर्ड ही ग्रेफाइट को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। या इसी को हम लोग ब्लैक लेड या काला शीशा कहते हैं। ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का क्या है? तो बेरोदार अरूप है। और ग्रेफाइट जो है ये कौन से हाइब्रिडाइज है? तो ग्रेफाइट जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। और ग्रेफाइट जो है ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? तो सुचालक होता है। और ग्रेफाइट जो है ये अर्ध ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। ग्रहों के गति के नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ग्रहों के गति का नियम का जो प्रतिपादन है जोहान्स केपलर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ग्रह के जो प्रथम नियम, ग्रहों के गति के कितने नियम दिए थे? तो जो केपलर ने ग्रहों के गति के 3 नियम दिए थे। तीनों नियम कौन कौन से उसको आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण क्रिप्टो लॉकर है? तो क्रिप्टो लॉकर जो है किसका उदाहरण है? तो रेंस मेवेयर का है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। तो किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? तो वोल्टेज एम्पियर में व्यक्त किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, शक्ति का जो मात्रक है इसका शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो V इंटू आई होता है।
और इसी को हम लोग जब स्टार करेंगे तो क्या होगा, Q इंटू वी बाई टी होता है। अच्छा, शक्ति का एसआई मात्रक क्या क्या होता है, तो जूल पर सेकेंड होता है। और कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो 1 हॉर्स पावर है ये 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। बीमारियों के दौरान पोषण देखभाल कार्यालयों का एक संगठन समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल होते हैं, तो कौन से शामिल होते हैं, तो मनोवैज्ञानिक तनाव के अलावा क्या है, सभी शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो ये द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच लगता है, ऑप्शन नंबर सी। केवल इसमें इसका फॉर्मूला क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का फॉर्मूला क्या है, जी इंटू ये फोर्स, इसका गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का एफ इंटू जी इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर है। तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण जो बल का फोर्स का मान होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, और दूरी बढ़ेगा तो इनका मान क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। उस धातु की पहचान कीजिए जिसकी प्रकृति क्या होती है, विषैली नहीं होती है। तो इसमें किसकी प्रकृति है, विषैली नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसकी प्रकृति जो है ये विषैली नहीं होती है। सोना की जो परमाणु संख्या है ये कितना होती है, तो सोना की परमाणु संख्या ये 79 होती है, और इसे हम लोग Ag के रूप में व्यक्त करते हैं। और ये कौन से वर्ग का समूह है, तो ये 1b वर्ग का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है, तो स्वास्थ्य के लिए कौन सा प्रमुख नहीं है, तो एक बड़े और सुशोभित भवन में रहना ये स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है। स्वच्छ रहना सर्वाधिक जरूरी है, स्वच्छ आर्थिक स्थिति जरूरी है, सामाजिक सम्मान और मेलजोल की भावना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। किसी पात्र में एक दाब तथा ताप पर दो गैस ए और बी के समान आयतन के प्रसारण के समय 4:1 के अनुपात में है, तो गैस ए तथा गैस बी के अणुभार के प्रसारण का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा, तो इनके अनुपात जो होगा 1:16 होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इनके प्रसारण का अनुपात जो 1/R1 इज इक्वल टू 1/R2 इज इक्वल टू M1 रूट अंडर M1/M2 होता है। तो जो रूट बाहर निकलता है तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू M1/M2 स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। 1845 में किस जर्मन रासायनिक ने दो कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पादक एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की थी, तो किसने किया था, तो हर्मन कोल्वे ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। सही कथन की पहचान कीजिए, तो सही कथन क्या है, तो न्यूटन बल का मान जो न्यूटन जो है ये किसका मात्रक है, तो न्यूटन जो है बल का मात्रक है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, शक्ति किसका मात्रक है, तो शक्ति जो है ये वाट का है। जूल का मात्रक क्या, कार्य का मात्रक क्या है, जूल है। तापमान का मात्रक क्या है, केल्विन है। प्रेरणा का मात्रक क्या है, तो हेनरी है। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है, तो वोल्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। वायुमंडल में त्वरित द्वारा किसी गैस का स्थितीकरण हो सकता है, तो किसके द्वारा हो सकता है, तो नाइट्रोजन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली जो ग्रंथियां हैं वातावरण से नाइट्रोजन इकट्ठा करके भूमि की उर्वरता को बढ़ती है, और नाइट्रीकरण जो है जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इथॉल जो है कमरे के तापमान पर तरल होता है, ये सही है। इथेनॉल का सामान्य एल्कोहल कहते हैं, ये भी सही है। इथेनॉल अक्सर आयोडीन से भी
आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। और इथेनॉल जो है ये पानी में घुलनशील होता है, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। इथेनॉल जो है ये पानी में घुलनशील नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक ज्यादा पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, गोबर गैस में सामान्यतः मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? अगर ये पूछे तो इसका प्रतिशत होता है सामान्यतः 60 से 65% तक होता है। ये 65 से 75% तक होता है। इसके अतिरिक्त इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाया जाता है। और मीथेन का धान के खेती में भी उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। टेट्रोफाइट निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं होता है? तो टेट्रोफाइट में निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं होता है? तो इसमें पुष्प नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। टेट्रोफाइट जो है ये सबसे पुराना संवहन तंत्र युक्त पादप है, जिसका जो है शरीर जो है वायवीय प्रोहण तंत्र या भूमिगत जड़ तंत्र में विभेदित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, क्यों दिखता है? तो बड़ी तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश है ये कम प्रकीर्णन का होता है, उसी के कारण दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ई। प्रकाश के मार्ग में जल की बूंद या धूल कणों द्वारा प्रकाश के चारों ओर बिखर जाना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। एक परितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह जो होता है सदैव कैसा होता है? तो सदैव एक दिशा में होता है, ऑप्शन नंबर ई। अच्छा, एक बार ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका? एक नंबर होगा। यदि एक बार ऊर्जा जो है अगले पोषी स्तरों में प्रवाहित हो जाती है तो पुनः वापस नहीं आती है। और उत्पादक जो है ये सौर ऊर्जा का क्या है? स्थितिकरण करते हैं। अच्छा, इसी के अनुसार जो एक ये डेली हर एक वीडियो में आ रहा होगा कि लिंडमान के नियम के अनुसार उत्पादक के अन्य पोषी स्तरों तक 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। ब्रॉड बैंक एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकीकरण का उपयोग किस कारण कर रही है? तो किसके कारण कर रही है? तो ये आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के लिए कर रही है, ऑप्शन नंबर ए। ब्रॉडबैंड जो है ये उच्च क्षमता का इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। और वर्तमान में ब्रॉडबैंड के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता की जो यूनिट है ये मोहो है, ऑप्शन नंबर सी। तो विद्युत चालकता जो है ये मोहो को हम लोग 1/r, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोहो कहते हैं यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। उस वर्ण का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो किसके वजह से पौधों का रंग हरा होता है? तो पौधों का जो हरा रंग होता है ये क्लोरोफिल के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के कारण हरे रंग के लवक होते हैं। वर्णी लवक अथवा क्रोमोप्लास्ट के चलते रंगीन लवक होते हैं। क्रोटीन के कारण जो होते हैं ये नारंगी रंग होता है। क्लोरोफिल बी के कारण हरा या काला होता है। और क्लोरोफिल ए के कारण नीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये 135 नंबर क्वेश्चन है, ये आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। दो रासायनिक स्पीसीज एक सौर वाई आपस में संयुक्त होकर उत्पादक पी बनाती है, जिसमें दोनों एक सौर वाई उपस्थित होते हैं। तो एक सौर वाई जो है ये एक्स तथा वाई को सरल रासायनिक समीकरण द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स तथा वाई, एक्स वाई तथा पी स्पेंसी को संदर्भित करता है? तो कहीं कौन सा एक्स एक पी एक यौगिक है, ये गलत है। पी एक यौगिक नहीं है, एक्स और वाई क्या है? एक यौगिक है। एक्स तथा वाई तत्व हैं और पी क्या एक निश्चित संघटक है। तो ये सही ऑप्शन नंबर
सी। चलिए 75 क्वेश्चन का जो श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और आप लोग कमेंट जरूर करिए कि कौन से सब्जेक्ट का आप लोग वीडियो बनाना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक एंड